चलिए आगे शुरू करते हैं बच्चों। तो सबसे पहले फ्रिक्शन होता क्या है? फ्रिक्शन, हमें पता है कि किसी भी चीज को अगर हम लोग पुल करते हैं, कोई भी बॉडी को अगर हम लोग मूव करते हैं, तो किसी एक दूसरे ऑब्जेक्ट पे स्लाइड करेगा मूविंग के समय। तो मूव करने समय जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के बीच में स्लाइड करता है, तो उन दोनों के बीच में जो घर्षण होती है बेसिकली, राइट, जो उसको हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं। तो एक बॉडी दूसरे बॉडी पे जब मूव करने की कोशिश करती है, तो वो फोर्स जो उसको अपोज करता है, उस मूवमेंट को अपोज करता है, उसको फ्रिक्शन कहते हैं। So friction is defined as an opposing force that comes into play when one body actually moves, slides or rolls, or even tries to move over the surface of another body. मतलब कि अगर एक हमारे पास बॉडी है, ठीक है, अब हम लोग इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगा के पुश कर रहे हैं, ठीक है, ये किसी सरफेस पे है। अब जब हम लोग इसको पुश करेंगे इस डायरेक्शन में, राइट, तो शुरू में तो अगर ये हल्की हल्की बॉडी होगी तो ये मूव करने लगेगी। जब ये मूव करेगी इस डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन क्या करता है, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इसको अपोज करता है, इस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। ठीक है, ये हो गया डायरेक्शन फ्रिक्शन का, ऑपोजिट डायरेक्शन। अब अगर कोई बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है और वो बहुत भारी है, अब हम लोग जो फोर्स लगा रहे हैं उससे वो उस मूव नहीं कर पा रहे हैं उस ऑब्जेक्ट को। मान लो बहुत भारी सा ट्रंक है या अलमीरा है, उसको अकेले हम पुश करने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं पुश हो रहा है, मतलब मूव नहीं कर रहा है। बट बिकॉज हम लोग फोर्स लगा रहे हैं, और ये इसका टेंडेंसी टेंडेंसी मूवमेंट का राइट साइड में, इवन दो इट इज नॉट मूविंग, बट अगर मूव करता तो राइट साइड में मूव करता है, इसीलिए फ्रिक्शन जो इसमें लगेगा वो लेफ्ट साइड में लगेगा। अब यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। और यहाँ पे जो, मतलब जब अबाउट टू मूव होता है उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन होता है, उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और जब ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। तो स्टैटिक फ्रिक्शन मतलब ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, और जितना फोर्स तुम लगा रहे हो उतना ही फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है और उसको बैलेंस किए हुए, इसीलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स रिएक्शन फोर्स है, कभी भी एक्शन फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है। तो फ्रिक्शन फोर्स धीरे धीरे बढ़ेगा। फ्रिक्शन फोर्स इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। आगे हम लोग पढ़ेंगे भी ये सब डिटेल में, मैं तुम्हें थोड़ा सा ब्रीफ कर रहा हूँ। फ्रिक्शन फोर्स को सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं। क्यों सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स कहते हैं? क्योंकि वो अपना डायरेक्शन भी एडजस्ट करते रहता है और अपना मैग्नीट्यूड भी एडजस्ट करते रहता है। मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू। तो उसको भी एडजस्ट करेगा, डायरेक्शन भी एडजस्ट करेगा। किसके हिसाब से? उसके हिसाब से जो कि फोर्स हम लोग बाहर से लगा रहे हैं उसके हिसाब से। अगर हम लोग 5 न्यूटन फोर्स लगाया, मान लो 0 न्यूटन फोर्स लगाया, एक ऑब्जेक्ट है ऐसे ही रखा हुआ है ग्राउंड पे, तो क्या फ्रिक्शन उस समय लगेगा? अगर एक ऑब्जेक्ट ऐसे ही रखा हुआ और हम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे हैं तो वहां पे फ्रिक्शन 0 होगा। जैसे जैसे हम फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे, एफ 1 न्यूटन किया तो फ्रिक्शन भी 1 न्यूटन हो गया। अब हम लोग एफ 2 न्यूटन करेंगे, फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाएगा। और फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो एक कैसे कैलकुलेट करते हैं हम लोग देखेंगे। बेसिकली नॉर्मल रिएक्शन पे डिपेंड करता है। तो और कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब इसके सरफेस के मटेरियल पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करेगा, उन दो चीज पे डिपेंड करता है। तो वो मैक्सिमम वैल्यू होता है कुछ फ्रिक्शन का। वो मैक्सिमम वैल्यू तक जब हम फोर्स बराबर करते हैं, एफ इज इक्वल टू एफ मैक्स तक लगाएंगे, तब तक फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू तक ही पहुंचेगा और ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। जब हम लोग जो फोर्स है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स लगा देंगे, तब जाके ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। और उस केस में एक काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, मतलब ऑब्जेक्ट जब मूव करने लगता है उस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन होता है, उसके बराबर फोर्स होता है। इन सब को डिटेल में अभी हम लोग करेंगे। जस्ट एक रफ आइडिया तुमको अभी दिया है कि क्या होता है फ्रिक्शन, कैसे उसका वैल्यू चेंज करता है। तो डेफिनेशन हमें बताता है कि फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज एन अपोजिंग फोर्स, है ना, हमेशा अपोज कर रहा है, that comes into play when one body actually moves, या तो सही में मूव कर रहा है, एक्चुअली मूव कर रहा है, या फिर ट्राई कर रहा है मूव करने का, और इवन ट्राइज टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी। इस फोर्स को हम लोग फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। Thus
force of friction is the force that develops at the surface of contact of two bodies and impedes मतलब उसके मोशन को कम करता है, उसके इफेक्ट को कम करता है, एंड impedes अपोज करता है उसके रिलेटिव मोशन, मतलब दो सरफेस के बीच में जो रिलेटिव मोशन होगा उस रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये ऐसा फोर्स है जो दैट डेवलप्स एट द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज एंड इम्पीड्स देयर रिलेटिव मोशन. नाउ ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है. तो अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, ये फ्रिक्शन का जो कॉन्सेप्ट आया कहां से, और शुरू में जो उसका तर्क दिया गया, क्या रीजन दिया गया फ्रिक्शन का, उसको पढ़ेंगे. बाद में वो रीजन कैसे फेल हुआ और नया रीजन कैसे आया वो पढ़ेंगे. सो अकॉर्डिंग टू ओल्ड व्यू, रफनेस ऑफ सरफेस इज द कॉज ऑफ फ्रिक्शन. पुराने व्यू के हिसाब से जो पहले साइंटिस्ट मानते थे वो ये मानते थे कि जितना ज्यादा सरफेस रफ है उतना ज्यादा फ्रिक्शन है, जितना सरफेस स्मूथ है उतना कम फ्रिक्शन होगा. तो अब देखते हैं कितना सही और कितना गलत है वो. A surface which appears very smooth to the naked eye is found to have irregularities or roughness when seen through a powerful microscope. This is true of every surface. So when two bodies are in contact with each other, the irregularities in the surface of one body get interlocked in the irregularity of other surface to move one body over the surface of the other. These interlockings have to be broken, hence some force has to be applied. तो बेसिकली क्या है कि अगर आप दो सरफेस को देखें, इवन दो नेकेड आई से हमें स्मूथ दिखता है बट एक्चुअली में स्मूथ नहीं है. मतलब अगर हमारे पास एक सरफेस है, राइट, वो उसमें देखो ये क्रेस्ट और ट्रफ इस तरह से होगा, ठीक है. तो ये दो सरफेसेस है ए और बी, जो हमें यहाँ पे दो सरफेस स्मूथ सरफेसेस दिख रहे हैं, ये स्मूथ नहीं होके ये इतना ज्यादा, अगर माइक्रोस्कोप से हम लोग देखना चाहें तो ये इतने ज्यादा उसमें मतलब गड्ढे और मतलब पहाड़ इस तरह से दिखेंगे, मतलब क्रेस्ट और ट्रफ जिसको कहते हैं. आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे क्रेस्ट और ट्रफ. क्रेस्ट ये हो गया जो ऊंचा सा जो रीजन होता है, और ट्रफ ये हो गया जो नीचा सा रीजन होता है. सो कई सारे क्रेस्ट और ट्रफ है. अब ये जब एक दूसरे में जाएगा तो मान लो ये एक सरफेस है और दूसरा सरफेस कुछ ऐसे है, तो ये इसका क्रेस्ट इसके ट्रफ में जाके इंटरलॉक हो जाएगा, राइट. उंगलियां जैसे फंस जाती हैं बीच में, दोनों उंगलियों के गैप में देखो जैसे फंस जा रही है, वैसे ही क्रेस्ट और ट्रफ जाके एक दूसरे से फंस जा रहा है. तो जब एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट पे पुश करने की कोशिश करेंगे तो ये जो इंटरलॉकिंग हो रखी है उसको तोड़ना पड़ेगा, इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा आगे हम लोग को मूव करने के लिए. तो वही कह रहा है, व्हेन टू बॉडीज आर इन कांटेक्ट विद ईच अदर, the irregularities in the surface of one body get interlocked in the irregularities of the other surface. To move one body over the surface of other, these interlockings have to be broken, hence some force has to be applied. आप अगर देखो, जैसे मैं यहाँ पे शो करूं तो ये जैसे इंटरलॉकिंग्स हो जाती हैं, इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा. यहाँ पर से इसको अगर पुश करेंगे तो इंटरलॉकिंग को तोड़ना पड़ेगा, ये जो आपस में इंटरलॉकिंग हुआ है. तो ये जो इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए हमें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए, है ना, उसको फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कहते हैं. सो दिस अप्लाइड फोर्स इज अ मेजर ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कांटेक्ट. तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स हम लगा रहे हैं इंटरलॉकिंग को तोड़ने के लिए, जितना फोर्स लगा रहे हैं वो हमारा फ्रिक्शन का मेजर करके हमें बताता है कि द वैल्यू ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स. क्लियर है सबको यहां तक? किसी को कुछ पूछना है इसमें? चलिए फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. नाउ लिमिटेशन ऑफ ओल्ड व्यू. भाई ओल्ड व्यू का क्या क्या लिमिटेशन था, उसको हम लोग क्यों हटाए और नया व्यू मॉडर्न व्यू हम लोग उसके बारे में पढ़ना शुरू किए. पहला लिमिटेशन, सो ओल्ड व्यू ऑफ द ओरिजिन ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन प्रेडिक्ट्स दैट अब देखो, जब ये कह रहा है कि बस इंटरलॉकिंग पे ही डिपेंड करता है, इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा, मतलब
जो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट है, मान लो दो ऑब्जेक्ट है, इसका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अगर ज्यादा होगा, मान लो यहाँ पे है या दूसरा यहाँ पे है, अब इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम है, इसमें एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ज्यादा है, यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ कम होगा, यहाँ क्रेस्ट और ट्रफ ज्यादा होगा, तो यहाँ इंटरलॉकिंग ज्यादा है, उस हिसाब से फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करना चाहिए। बट हम लोगों ने देखा जब एक्सपेरिमेंट किया तो फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं करता है ना, फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा था बल्कि मास पे डिपेंड कर रहा था। मतलब कि अगर सेम मास का दो ऑब्जेक्ट है, एक का एरिया ज्यादा एक का एरिया कम लिया, फ्रिक्शन फोर्स दोनों केस में सेम आया। So larger the area of contact between the surface, greater should be the force of friction between them. However, experiments show that force of friction between any two surfaces in contact is independent of the actual area of contact between them. है ना, हमारे ओल्ड व्यू के हिसाब से बिकॉज ये हमेशा इंटरलॉकिंग पे फ्रिक्शन डिपेंड करता है, तो जितना ज्यादा एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट होगा उतना ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा और हेंस फ्रिक्शन ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन हम लोगों ने नोटिस किया कि सेम मास का दो ऑब्जेक्ट, एक का एरिया कम लिया एक का एरिया ज्यादा लिया, दोनों का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाला तो सेम आया एक्सपेरिमेंटली। इसका मतलब कि एरिया पे डिपेंड नहीं करता है। अब सेकंड पे आ जाते हैं, when surfaces in contact are extra smooth, force of friction between them should almost vanish। भाई अगर हम लोग कह रहे हैं कि ये रफनेस के वजह से, है ना, ये रफनेस के वजह से हम लोग का फ्रिक्शन इंटरलॉकिंग हो रहा है, तो जितना ज्यादा स्मूथ कर दोगे सरफेस को उतना कम फ्रिक्शन होना चाहिए, बट ऐसा ट्रू नहीं है। ये एक एक मोमेंट तक तो डिक्रीज करता है, स्मूथनेस बढ़ाओगे फ्रिक्शन कम होता जाएगा, लेकिन एक ऐसा मोमेंट आएगा उसके बाद फर्दर स्मूथ करोगे तो फ्रिक्शन फिर से बढ़ने लगेगा। तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन स्मूथनेस पे डिपेंड नहीं करता है, right? So, however, it is found that force of friction increases when surfaces in contact are extra smooth। ठीक है, तो मतलब हमारा ये दो एक्सेप्शन के वजह से, दो ये जो इन दो रीजंस के वजह से हम लोगों ने ये माना कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इंटरलॉकिंग पे बस डिपेंड नहीं करता, और भी कुछ कारण है जिसपे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता। क्लियर है बच्चों यहां तक? यस सर। अब आते हैं मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन में। तो मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या कहता है? मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन इज दैट it arises on account of strong atomic or molecular forces of attraction between the two surfaces at the point of actual contact। तो फ्रिक्शन किसके वजह से है? एटॉमिक और मॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बीच के वजह से। तो यही वजह है कि जब एक्स्ट्रा स्मूथ कर देते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स और पास पास आ जाते हैं। जो दोनों सरफेस का मॉलिक्यूल्स है, मान लो सरफेस ए है और दूसरा सरफेस बी है, इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो और बढ़ जाएगा क्योंकि तुमने एकदम स्मूथ कर दिया है उसको। तो इस यही चीज हम बात कर रहे हैं कि ये जो मॉडर्न व्यू ऑफ फ्रिक्शन है, इट सेज दैट फ्रिक्शन क्यों एराइज करता है? बिकॉज ऑफ strong atomic or molecular force of attraction between the two surfaces at the point of actual contact। मतलब कि हमारे पास ये इस तरह का दो, ठीक है, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट के बीच में एक्चुअल कांटेक्ट हो रहा है। यहाँ पे क्या होता है, जैसे वेल्डिंग करते हैं ना, दो चीज का वेल्डिंग करते हैं, ग्रिल वगैरह जो हम लोग के घर में लगता है उसको वेल्डिंग करके जोड़ते हैं, तो वैसे ही ये जो पॉइंट है जो कांटेक्ट में है वो कोल्ड वेल्ड हो जाता है, कोल्ड वेल्ड हो जाता है, मतलब ये एक दूसरे से जुड़ जाता है। ठीक है, ये एक दूसरे से जुड़ जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और इसको तोड़ने के लिए, ये जो वेल्डिंग को तोड़ने के लिए तुमको एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है और उसके वजह से ये फ्रिक्शन फोर्स होता है। ठीक है, सो एज एक्चुअल ऑफ एरिया ऑफ कांटेक्ट इज वेरी स्मॉल, देयरफॉर द एडहेसिव प्रेशर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिकम्स टू लार्ज। भाई प्रेशर हम लोग का क्या होता है? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर एरिया हम कह रहे हैं कि बस जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है वो तो उसका एरिया बहुत छोटा है, तो एरिया जितना कम करोगे प्रेशर क्या होगा? उतना ज्यादा बढ़ जाएगा। एरिया को लेस करने से प्रेशर इंक्रीज कर जाता है, राइट? सो
As actual area of contact is very small, therefore the adhesive pressure at the point of contact becomes too large, so much so that many of the contact points may deform plastically and become cold welded together. तो ये जो points हैं, they become cold welded. So when one body tries to move over the other, it it involves rupturing of thousands of such tiny cold welds. मतलब एक बॉडी को जब दूसरे बॉडी पे हम मूव कराने की कोशिश करेंगे तो ये सब जो कोल्ड वेल्डिंग हुआ है, मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उनके बीच में जो कोल्ड वेल्डिंग हुआ है, उन कोल्ड वेल्डिंग का ये जैसे ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ठीक है, इसको अब अगर हम मूव कराना चाहेंगे एक ऑब्जेक्ट को, तो हमको ये जो पॉइंट्स ऑफ ये जो वेल्डिंग वाला पॉइंट है, कोल्ड वेल्ड जो हुआ है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उसको तोड़ना पड़ेगा। उसको तोड़ने के लिए जो हम फोर्स लगाते हैं वो हमारा बेसिकली उसके वजह से फ्रिक्शन होता है। उस कोल्ड वेल्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास फ्रिक्शन होता है। सो दिस गिव्स राइज टू अपोजिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। नोट दैट द टाइनी कोल्ड वेल्ड्स रिफॉर्म कंटिन्यूअली एज न्यू चांस कॉन्टैक्ट्स आर मेड। अच्छा देखो, जब पहली बार मूव कराना होता है ना तो तुमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बाद में फिर वो फोर्स कम हो जाता है। क्यों फोर्स कम हो जाता है? देखो समझो, ये कॉन्टैक्ट में है, अब ये पूरा परमानेंट कॉन्टैक्ट में है, अब इसको मूव कराने के लिए तुमने तोड़ दिया, अब दोबारा ये आगे के 3 पॉइंट से जुड़ गया, जुड़ा, थोड़ी देर के लिए जुड़ा, फिर इसको तोड़ा, फिर ये 2 के लिए जुड़ा, फिर ऐसे तोड़ा, तो ये मूव करता जाएगा और ये कोल्ड वेल्ड टूटते जाएंगे पुराने वाले और नए वाले बनते जाएंगे, ठीक है। और नया वाला जब बनता है ना, बिकॉज टाइम कम होता है, उस टाइम कम होने के वजह से वो तुरंत जो है टूट जाता है, उसके बाद तोड़ने में आपको कम फोर्स लगाना पड़ता है। यही वजह है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो है स्टैटिक फ्रिक्शन से कम होता है। मतलब जब ऑब्जेक्ट, तुम कोई नोटिस किए होगे, जब कोई चीज खड़ी होती है उसको मूव कराने में थोड़ा ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, और जब एक बार मूव करने लगता है तब आराम से धड़ल्ले से मूव कर जाता है। नोटिस किए हो कभी कोई भारी चीज है ना, पलंग वगैरह घर में होती हैं, उनको मूव करने के लिए मम्मी बोलती हैं कि भाई इसको खिसकाना है इधर से उधर, तो शुरू में तो एकदम नहीं होता, बाद में एकदम हो करके लोग एकदम खिसकाते हुए चले जाते हैं, राइट, जब एक बार मूव करने लगता है। नोटिस किए हो कि नहीं? उसी तरह गाड़ी में जब धक्का लगाते हैं तो शुरू में तो धक्का लगाने में दिक्कत होता है, एक बार फिर जब मूव करने लगता है तो फिर एकदम दौड़ते हुए लोग, हम लोग उसको धक्का लगाते हुए चले जाते हैं। ये भी नोटिस किए हो कि नहीं? यस सर। हाँ, तो बस वो वही रीजन है कि स्टैटिक फ्रिक्शन ज्यादा फ्रिक्शन से, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन शुरू में तोड़ने के लिए जो तुमको फोर्स चाहिए, ये कोल्ड वेल्ड को तोड़ने के लिए वो ज्यादा फोर्स चाहिए, और बाद में कोल्ड वेल्ड बनने का कम समय मिलता है तो ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ता उसको तोड़ने के लिए, ठीक है ना? यहां तक क्लियर सबको? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. The modern view of the origin of friction explains satisfactorily the limitation of the old view. तो पुराने व्यू का जो लिमिटेशन था उसको दूर किया नए वाला मॉडर्न वाला व्यू। तो पुराने व्यू का जो लिमिटेशन क्या कहता था? फ्रिक्शनल फोर्स विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। तो दिस इज बिकॉज विथ इंक्रीज इन एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट फोर्स ऑफ एडेशन ऑल्सो इंक्रीजेस एंड द एडेसिव प्रेशर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रिक्शन रिमेन्स द सेम। तो भाई जब हम कह रहे हैं प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो जब एरिया बढ़ाओगे तो ये फोर्स भी बढ़ेगा, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है एरिया, तो फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो इसलिए प्रेशर जो एडेसिव प्रेशर सेम रह जाता है, एडेसिव प्रेशर जो सेम रह जाता है उसकी वजह से फ्रिक्शन सेम रह जाता है। उसके अलावा व्हेन द सर्फेसेस इन कांटेक्ट आर एक्स्ट्रा स्मूथ, डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ द सर्फेस इन कांटेक्ट डिक्रीजेस, तो बिकॉज इंक्रीजिंग द एडेसिव फोर्स बिटवीन देम। तो भाई बिकॉज अगर तुम इसको एक्स्ट्रा स्मूथ कर दोगे तो पहले जो कहीं कहीं पे फिंगर पॉइंट्स थे जहां पे कि ये जाके कांटेक्ट में आता था, बाद में स्मूथ करने से ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा एरिया कांटेक्ट में आ जाने की वजह से ये फोर्स भी इंक्रीज कर जाता है, जो फोर्स एडेसिव फोर्स है वो भी इंक्रीज कर जाता है, देयरफॉर एडेसिव प्रेशर इंक्रीज है, फोर्स बढ़ जाएगा हमारा, ठीक है। एरिया के बढ़ने के साथ साथ फोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उसके वजह से जो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इंक्रीज कर जाता है। अब वी में क्लासिफाई फ्रिक्शन इनटू 2 टाइप्स। फ्रिक्शन 2 तरीके का हो सकता है, एक एक्सटर्नल फ्रिक्शन है, दूसरा इंटरनल फ्रिक्शन है। सो एक्सटर्नल फ्रिक्शन विच अराइजेस व्हेन 2 बॉडीज इन कांटेक्ट
with each other try to move, or there is an actual relative motion between the two. The external friction is also called contact friction. तो भाई एक्सटर्नल फ्रिक्शन जो अभी हम लोग बात कर रहे थे, तो दो सरफेसेस है एक दूसरे के कांटेक्ट में है, जब एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव करने की कोशिश करेगा तो उसमें जो कांटेक्ट फ्रिक्शन है उसको एक्सटर्नल फ्रिक्शन कहते हैं. Internal friction which arises on account of relative motion between every two layer of a liquid. Now internal friction is also referred to as viscosity of the liquid. तो ये जो internal friction है वो viscous force है, viscosity उसको हम लोग कहते हैं. तो बेसिकली क्या है, एक कंटेनर है उसमें वाटर है या कोई लिक्विड है, अब एक लेयर का जो लिक्विड है दूसरे लेयर के बीच में जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है एक लेयर और दूसरे लेयर ऑफ लिक्विड के बीच में, उसको विस्कस फोर्स कहते हैं. तो ये जो विस्कस फोर्स है इसको, ये बेसिकली इंटरनल फ्रिक्शन है. ये हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्कोसिटी जब हम लोग सम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर पढ़ेंगे लिक्विड का. ठीक है, अभी हम लोग विस्कोसिटी नहीं पढ़ेंगे, अभी हम लोग जो भी फ्रिक्शन पढ़ेंगे वो कॉन्टैक्ट फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में. क्लियर बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अब एक्सटर्नल फ्रिक्शन तीन तरीके का होता है. एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन और तीसरा होता है काइनेटिक फ्रिक्शन. ये अभी हम लोग बात कर भी रहे थे जब हम फ्रिक्शन की बात कर रहे थे. तीन तरीके का एक्सटर्नल फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन. मैं तुम्हें एक रफ बताता हूं कि क्या होता है ये नॉर्मल लैंग्वेज में. मैंने जैसे बताया एक भारी सा बॉक्स रखा है, इसको हम लोग पुश करना शुरू करते हैं. यहाँ पे जब हम लोग पुश करेंगे, मान लो पहले फोर्स F का वैल्यू यहाँ पे चेंज करते जाएंगे. पहले F 0 न्यूटन. जब फोर्स 0 न्यूटन है तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ये भी 0 न्यूटन ही होगा. क्योंकि जितना फोर्स आप लगा रहे हैं बाहर से उतना ही फोर्स यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा. क्योंकि बाहर एक्सटर्नल फोर्स 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा रिएक्शन फोर्स है. ये एक्शन फोर्स हो गया और ये रिएक्शन हो गया. तो बिकॉज एक्शन फोर्स 0 न्यूटन है, रिएक्शन फोर्स भी 0 न्यूटन होगा. अब हम लोग बढ़ा के ये जो एक्सटर्नल फोर्स है इसमें 1 न्यूटन फोर्स लगा देते हैं. फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया 1 न्यूटन. फिर हम लोगों ने बढ़ा दिया इसको 2 न्यूटन कर दिया, फ्रिक्शन भी हो गया 2 न्यूटन. राइट, उसी तरह बढ़ाते गए, F इज इक्वल टू 4 न्यूटन किया, उस समय फ्रिक्शन 4 न्यूटन हो गया. ये इसका मैक्सिमम वैल्यू है. लेट्स मैक्सिमम वैल्यू कैसे डिसाइड करते हैं वो भी हम अभी बताएंगे. तो ये मैक्सिमम वैल्यू तक आ गया. अब अगर हम फोर्स 5 न्यूटन कर देंगे, फ्रिक्शन रहेगा 4 न्यूटन ही, क्योंकि ये इसका मैक्सिमम वैल्यू ही है. राइट, और ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा. जैसे ही 4.1 न्यूटन भी करोगे, 4.01 न्यूटन भी किए, ये ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा. ऑब्जेक्ट मूव कर जाएगा जिस समय ये ऑब्जेक्ट मूव करता है. तो ये जो फ्रिक्शन है ना, जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है उस दौरान जो फ्रिक्शन होता है उसको कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है ये सेल्फ एडजस्टिंग है. सेल्फ एडजस्टिंग इसीलिए क्योंकि आप जितना फोर्स लगा रहे हो वो अपना वैल्यू उसी के हिसाब से एडजस्ट करता जा रहा है और डायरेक्शन भी उसी के हिसाब से एडजस्ट करता जाएगा. आप राइट के तरफ फोर्स लगा रहे हो, डायरेक्शन लेफ्ट होगा. आप लेफ्ट के तरफ फोर्स लगाते तो डायरेक्शन राइट के तरफ होता. और इसका वैल्यू भी 0 न्यूटन से लेट्स से 4 न्यूटन तक ऐसे बढ़ता जा रहा है. तो इसको हम लोग कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है. जब ऑब्जेक्ट जस्ट मूव करने वाला है, मतलब 4 न्यूटन पे पहुंच गया, 4.001 न्यूटन भी जैसे ही होगा ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा. तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज जस्ट अबाउट टू मूव, उस समय जो फ्रिक्शन होगा उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं. तो ये बेसिकली मैक्सिमम फ्रिक्शन है जो कि पॉसिबल है. लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब ये मैक्सिमम वैल्यू जो पॉसिबल है, जो कि यहाँ 4 न्यूटन हम बता रहे हैं. तो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया. अब काइनेटिक फ्रिक्शन, जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा
उस समय फ्रिक्शन फोर्स थोड़ा सा कम हो जाता है, मतलब मान लो ये 4.5 न्यूटन हो गया, ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, फ्रिक्शन फोर्स उस समय मान लो 3.9 न्यूटन हो जाता है, थोड़ा कम हो जाता है। ये लिमिटिंग फ्रिक्शन हुआ, ये काइनेटिक फ्रिक्शन हुआ, और ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। तीनों को अलग अलग नाम से देख रहे हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन को एफएस से लिख रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन को एफएल से लिख रहे हैं, और काइनेटिक फ्रिक्शन ये क्या है, दिस इज स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन। यही वजह है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि भाई शुरू में तो धक्का लगाते हैं बॉक्स को तो मूव नहीं करता है, बट जब एक बार मूव करने लगता है तो कम एफर्ट लगा के भी हम लोग उसको मूव करा लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसको उतना टाइम नहीं मिलता है दोबारा कोल्ड वेल्डिंग होने के लिए। एक बार जब मूव करने लगा तो कोल्ड वेल्डिंग का समय दोबारा नहीं मिलता है, और उसके वजह से काइनेटिक फ्रिक्शन जो है स्लाइटली लेस होता है स्टैटिक फ्रिक्शन से। सो स्लाइटली लेस देन स्टैटिक फ्रिक्शन, और इसको हम लोग जो नाम देते हैं स्मॉल एफ के देते हैं। ठीक है, सो मतलब हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि स्टैटिक फ्रिक्शन is less than equal to limiting friction, and limiting friction is always greater than kinetic friction. क्लियर है कॉन्सेप्ट ये? यस सर। ठीक है, आप पढ़ते हैं यहाँ पे क्या लिख रखा है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन जो, इसके अलावा जब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है दो तरीके का होता है, एक होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा होता है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या हुआ भाई, जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करता हुआ एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे जाता है, उसके वजह से जो फ्रिक्शन है वो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। जब ऑब्जेक्ट रोल करके जाता है ना, उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट रोल करके जाएगा तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। ठीक है, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन होगा, रोल करके जाएगा ना। The opposing force that comes into play when one body tends to move over the surface of other, but the actual motion has yet not started, is called static friction. Opposing force होगा, but actual motion नहीं हो रहा है। हम लोग जितना फोर्स लगा रहे हैं उस फोर्स से ये ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब उस समय जो फ्रिक्शन है वो उस जितना फोर्स लगा रहे हैं उसके बराबर ही है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, इसीलिए उस फ्रिक्शन को हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। वी मे ऑल्सो डिफाइन स्टैटिक फ्रिक्शन एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विच एग्जैक्टली काउंटर बैलेंसेस द अप्लाइड फोर्स ड्यूरिंग द स्टेशनरी स्टेट ऑफ द बॉडी। एग्जैक्टली काउंटर बैलेंसेस मतलब 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 1 न्यूटन आया, 2 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स 2 न्यूटन आया। तो ये काउंटर बैलेंस कर रहा है। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको पुश कर रहे हैं, ये मूव नहीं कर रहा, हम 1 न्यूटन लगाए ये मूव नहीं किया, 2 न्यूटन लगाए ये मूव नहीं किया, 3 लगाए नहीं मूव किया, 4 लगाए नहीं मूव किया, 4 से जैसे ही हल्का सा ज्यादा लगाए ये मूव करने लगा। इसका मतलब कि ये जो 4 न्यूटन तक जो हम लगा रहे हैं फोर्स, उस दौरान जैसे जैसे आप फोर्स को बढ़ाते जाओगे फ्रिक्शन फोर्स बढ़ता जाता है, और वो एग्जैक्टली क्या करता है, काउंटर बैलेंस करता है जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं उसको। नोट दैट स्टैटिक फ्रिक्शन डज नॉट एग्जिस्ट बाय इटसेल्फ, अपने आप एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब जब जीरो फोर्स लगाते हैं तो उस समय फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जीरो रहता है। सो व्हेन देयर इज नो अप्लाइड फोर्स देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। ये हम लोगों ने देखा कि जब कोई अप्लाइड फोर्स नहीं है उस समय देयर इज नो स्टैटिक फ्रिक्शन। इट कम्स इनटू प्ले द मोमेंट देयर इज एन अप्लाइड फोर्स। ये पिक्चर में तभी आएगा जब अप्लाइड फोर्स होगा। जब अप्लाइड फोर्स 0 न्यूटन है उस समय फ्रिक्शन हमारा 0 न्यूटन ही रहेगा, जो कि ये केस में हम लोगों ने डिफाइन किया, बताया है। ठीक है, जब तक कोई अप्लाइड फोर्स नहीं होगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट मतलब घर में रूम में जितने ऑब्जेक्ट हमें दिख रहे हैं वो सारे ऑब्जेक्ट स्टेशनरी हैं और उन सब पे फ्रिक्शन अभी के दौरान पे 0 लग रहा है। जब तक कि हम उस पे जाके फोर्स नहीं लगाएंगे फ्रिक्शन फोर्स 0 रहेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. यस सर। So as we increase the applied force, a stage comes when the body is just
एट द वर्ज ऑफ मूविंग ओवर द अदर। यही हम बता रहे थे, जब हम लोग फोर्स जो है 4 न्यूटन लगाए और फ्रिक्शन फोर्स भी, मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स है वो भी 4 न्यूटन है। अब इससे जैसे ही तुम ज्यादा फोर्स लगाओगे 4.001 न्यूटन या उससे भी कम थोड़ा सा इंक्रीज करोगे, 4.00001 न्यूटन भी बढ़ा के करते हो, ये ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। तो वो कंडीशन जब ऑब्जेक्ट जस्ट अबाउट टू मूव है, उस समय जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और उस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन को लिमिटिंग फ्रिक्शन बोला जाता है। So static friction at this stage is obviously maximum. This maximum value of static friction is called limiting friction. So static friction का जो maximum value है वो हमारा limiting friction के बराबर है। So limiting friction is the maximum opposing force that comes into play when one body is just on the verge of moving over the surface of the other body. मतलब जब एक ऑब्जेक्ट जस्ट उसके ऊपर मूव करने ही वाला है, उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होता है उसको लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। So when we increase the applied force slightly beyond limiting friction, the actual motion starts. मतलब जैसे ही हम लोग इसको beyond मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स को करेंगे, मतलब अब हमारा अप्लाइड फोर्स जैसे ही 4.001 न्यूटन होगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा। दिस डज नॉट मीन दैट फ्रिक्शन हैज डिसअपियर्ड। इसका मतलब ये नहीं कि फ्रिक्शन डिसअपियर कर गया। जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फ्रिक्शन उस समय जो लगेगा उसको काइनेटिक फ्रिक्शन बोलेंगे। इट ओनली मीन्स दैट अप्लाइड फोर्स इज नॉट ग्रेटर देन फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, इसका यही मतलब है बस कि जो हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एट दिस स्टेज इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन। तो उस समय जब ऑब्जेक्ट मूव करने लगा, उस समय जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं या डायनेमिक फ्रिक्शन कहते हैं। नाउ काइनेटिक फ्रिक्शन or dynamic friction is the opposing force that comes into play when one body actually moving over the surface of another body। ठीक है। सो काइनेटिक फ्रिक्शन और डायनेमिक फ्रिक्शन जो है ये वो अपोजिंग फोर्स है विच कम्स, वो तभी पिक्चर में आएगा, तभी इट विल कम इनटू प्ले, कम इनटू एक्शन, जब ये ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑलवेज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। जैसे मैंने बताया था तुम्हें कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन से ना काइनेटिक फ्रिक्शन थोड़ा सा कम होगा। मतलब अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन हम कह रहे हैं 4 न्यूटन है, तो ये कुछ 3.8 या 3.9 ऐसे कुछ कम होगा, कुछ वैल्यू इसका कम होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से। So always slightly less than limiting friction. This is because once the motion start, अच्छा क्यों कम होता है ये पूछा जाएगा कि भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन से काइनेटिक फ्रिक्शन कम क्यों होता है। तो मैंने जैसा बताया कि समय नहीं मिलता है इसको दोबारा कोल्ड वेल्ड करने के लिए। तो once the motion starts, actually inertia of rest has been overcome. Also, when motion is actually started, irregularities of one surface have little time to get locked again into irregularity of other surface। मतलब वो जो लॉकिंग हो रही है, कोल्ड वेल्डिंग हो रही है, उसका समय नहीं मिल पाता है। वो तेजी से बस एक दूसरे के ऊपर मूव करता जाता है, टच करके निकल गया, तो उसको टाइम ही नहीं मिला इंटरलॉकिंग होने की। ठीक है। अब इस ग्राफ को समझो। जैसे जैसे तुमने देखो, ये ग्राफ क्या बता रहा है, अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बीच में रिलेशन है। अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तुमने अप्लाइड फोर्स बढ़ाया, फ्रिक्शन फोर्स बढ़ा। जब 0 है तब 0 है। 1 न्यूटन किया 1 हो गया, 2 पे 2 हो गया, 3 पे 3 हो गया, है ना। और 4 पे ये देखो लिमिटिंग वैल्यू है। ठीक है, ये लिमिटिंग वैल्यू है। अब जैसे ही फोर्स थोड़ा बढ़ाओगे, ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा और फ्रिक्शन थोड़ा कम हो जाएगा। उसके बाद जो फ्रिक्शन है जब मूव कर रहा है वो कांस्टेंट फ्रिक्शन हो जाता है, मतलब फिक्स्ड वैल्यू हो जाता है। इसको हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। ये मैक्सिमम वैल्यू को लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। और ये 0 से लेके लिमिटिंग फ्रिक्शन तक जो फ्रिक्शन लग रहा होता है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। क्लियर है बच्चों, समझ में आया ये ग्राफ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
अब जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है, डायनेमिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन मे बी ऑफ टू टाइप, दो तरीके का काइनेटिक फ्रिक्शन है। पहला है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, दूसरा है रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन जब एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करके चल रहा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जब एक के ऊपर ऐसे रोल करके चल रहा है तो रोलिंग फ्रिक्शन हो गया, जब ऐसे रोल करके चल रहा है। So the opposing force that comes into play when one body is actually sliding over the surface of other body is called स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जब एक बॉडी दूसरे बॉडी पर एक्चुअली स्लाइड कर रहा है, फिसल रहा है, उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन अ फ्लैट बॉडी इज मूव्ड ओवर फ्लैट सरफेस ऑफ अ टेबल, द ऑपोजिंग फोर्स इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब एक टेबल के ऊपर अगर हम लोगों ने एक बॉडी को स्लाइड कराया है तो ये हमको जो उस समय जो फ्रिक्शन होगा उसको हम लोग स्लाइडिंग फ्रिक्शन बोलेंगे। अब the opposing force that comes into play when one body is actually rolling over the surface of other is called rolling friction। हम लोग एक टायर को ऐसे लेके रोल कर देते हैं। बचपन में हम लोग एक डंडा लेके और वो जो साइकिल का टायर था उसको ऐसे मार मार के ट्यूब को गोल 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 घुमा के हम लोग दौड़ते रहते थे, तो वो रोलिंग फ्रिक्शन है बेसिकली। वो जो टायर ऐसे गोल 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 घूमता है उसके वजह से जो फ्रिक्शन है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं। For example, when a wheel, a circular disc, or a ring, or a sphere, or a cylinder rolls over the surface, the force that opposes it is called rolling friction. Ab laws of kinetic friction. So when a force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction R, so the force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction R between the two surfaces in contact, that is Fk is equal to mu k into R. So kinetic friction Fk is mu into k into R. ये हमारा रिलेशन होता है। ये जो mu k है इसको हम लोग कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं, ठीक है। तो म्यू के कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है, किस पे डिपेंड करता है? जो सरफेस कांटेक्ट में उसके नेचर पे, उसके मटेरियल पे डिपेंड करेगा। मतलब कि अगर आप ये समझो ये एक ऑब्जेक्ट है, इस पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, जो रिएक्शन फोर्स है मान लो n है। अब अगर हम लोग यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं इस पे राइट के तरफ और ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स से एक्सेलरेशन a से इधर मूव कर रहा है, तो एक्सेलरेशन a से मूव करेगा तो अब जो टोटल इसका इक्वेशन लिखेंगे, राइट के तरफ फोर्स है F, है ना, राइट के तरफ फोर्स है F, उसको अपोज कौन कर रहा है? फ्रिक्शन फोर्स कर रहा है ना, काइनेटिक फ्रिक्शन F के अपोज कर रहा है। और नेट फोर्स, ये नेट फोर्स हो गया, ये किसके बराबर होगा? मास m इंटू एक्सेलरेशन a के बराबर। इसके अलावा ये जो नॉर्मल रिएक्शन है n, ये किसके बराबर है? mg के बराबर। नॉर्मल रिएक्शन mg के बराबर हो गया। अब हम लोग ये जो इसका जो सरफेस है इसका कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के है, कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, वो सरफेस पे डिपेंड करेगा। ये क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा इसका वैल्यू, ठीक है। म्यू के हो गया इसका वैल्यू। अब कैपिटल F माइनस काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है म्यू के इंटू आर है, मतलब काइनेटिक कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इंटू नॉर्मल रिएक्शन n। यहाँ पे R जो रिएक्शन कह रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे n लिखा है इसीलिए यहाँ पे n लिख रहे हैं। F माइनस म्यू के इंटू n इज इक्वल टू m इंटू a। ये हमारा इक्वेशन हो गया यहाँ। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. है ना, फ्रिक्शन नहीं था तो हम लोग तो सीधे लिख देते थे जो फोर्स लग रहा है F इज इक्वल टू m इंटू ए। अब सीधे नहीं लिख सकते हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है तो एक एक्स्ट्रा फोर्स आ गया पिक्चर में। तो जो भी न्यूटन्स लॉज ऑफ क्वेश्चन का क्वेश्चन किए हैं हम लोग, वहां अगर फ्रिक्शन आ जाएगा तो एक एक्स्ट्रा टर्म एफ के आ जाएगा जिसका वैल्यू म्यू के इंटू एन के बराबर है। तो ये कॉन्सेप्ट एक ऐड हो गया, मतलब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में ही एक बस फ्रिक्शन का फोर्स ऐड हो गया, बाकी सब चीज सेम रहता है। जो जो चीज वहां पढ़े हैं वो चीज यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। So kinetic friction does not depend upon the surface of area of contact, ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आगे पीछे। Force of kinetic friction is independent of the speed of sliding or rolling। स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा kinetic friction कितना है, तो धीरे धीरे मूव करो चाहे तेजी से मूव करो,
काइनेटिक फ्रिक्शन बराबर ही लगेगा. सो इफ द हीट प्रोड्यूस्ड डज नॉट चेंज द कंडीशन ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट. मतलब ये तभी संभव है, मतलब ये काइनेटिक फ्रिक्शन कह रहे हैं इंडिपेंडेंट ऑफ स्पीड, जब तक कि हीट जो प्रोड्यूस हो रहा है इस फ्रिक्शन की वजह से वो सरफेस जो कांटेक्ट में उसके प्रॉपर्टी को ही चेंज ना कर दे. अगर प्रॉपर्टी को चेंज नहीं करता है तो उस केस में जो हमारा काइनेटिक फ्रिक्शन है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करेगा. ना कॉजेज ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन. रोलिंग फ्रिक्शन डिपेंड क्या चीज पे करता है. देखो हम लोग को तो ये स्ट्रेट सरफेस दिखता है कि स्ट्रेट सरफेस और व्हील ऐसे रोटेट हो रहा है, बट एक्चुअली में तुम देखोगे सरफेस में ऊंचा नीचा गड्ढा और ये ऊपर दोनों चीज रहेगा. जहाँ पे रहेगा वहाँ वेट की वजह से थोड़ा सा डिप्रेशन होता है और यहाँ पे थोड़ा ऊपर उठा हुआ रहेगा. तो इसके ऊपर अगर व्हील को टर्न करना है तो आपको ये जो माउंट है इसके ऊपर ऐसे रोटेट करना होता है, राइट. तो वो जो रोटेशन के लिए जो एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए ना, वो ये जो डिप्रेशन हो जाता है और जिसके वजह से एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए इसको घुमाने के लिए, तो वो दैट इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन. ये दैट इज द रीजन ऑफ द रोलिंग फ्रिक्शन. सो व्हेन अ बॉडी रोल्स ऑन अ लेवल ट्रैक द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज वेरी स्मॉल. भाई जब एक सरफेस पे ये रोल करेगा तो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही पॉइंट पे है जिस पॉइंट पे ये टच कर रहा है, इसीलिए प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाता है. प्रेशर एक्सर्टेड which is equal to weight is very large. This causes a depression in the surface below. इस कॉन्टैक्ट के वजह से जो प्रेशर लार्ज हो जाता है उसके वजह से डिप्रेशन हो जाता है एंड अ माउंट और बम्प इज इन फ्रंट इज फॉर्म. तो सरफेस बिलो और एक माउंट पैदा हो जाता है इसके आगे. तो ये जो बम्प को, जैसे रोड में एक बम्प आ जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए हमारा स्पीड थोड़ा ज्यादा होना चाहिए जिससे उस बम्प को क्लियर कर सके. तो इस बम्प को क्लियर करने के लिए एक्स्ट्रा फोर्स लगाना पड़ता है बिकॉज ये बम्प, और बम्प रीजन है काइनेटिक फ्रिक्शन का. इस बम्प के वजह से ही वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, सॉरी रोलिंग फ्रिक्शन है. हेंस इट इज easier to drive a vehicle when its tires are fully inflated. तो यही वजह है कि टायर में अच्छे से हवा भरा रहता है तब फिर उसको चलाना आसान होता है, और जब उसमें हवा कम होती है तब फिर आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ता है ड्राइव करने के लिए गाड़ी को. ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि अगर फ्यूल का एफिशिएंसी को हाई रखना है तो हमारा जो टायर का प्रेशर है वो टायर का प्रेशर बेटर होना चाहिए. अगर कम प्रेशर होगा तो अच्छा नहीं है वो हमारे लिए, क्योंकि हम लोग ज्यादा फ्यूल स्पेंड करेंगे गाड़ी चलाने में और एफिशिएंसी हमारे फ्यूल की कम हो जाएगी, एवरेज जो है वो कम हो जाती है. अब देखो स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स. ये अभी हम लोग बात कर भी रहे थे कि कैसे सेल्फ एडजस्टिंग है. 0 न्यूटन लगाया तो 0 था, 1 लगाया था तो 1 था, 2 पे 2 था, तो बढ़ता जा रहा था फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. So neither the magnitude nor the direction of force of static friction is fixed. तो ना तो magnitude fixed है ना direction fixed है. Both these things adjust themselves according to applied force. ये दोनों applied force के हिसाब से अपने आप को adjust करते रहते हैं. तो जितना आप applied force लगा रहे हो और जिस direction में लगा रहे हो उसके हिसाब से static friction अपने value को adjust करेगा. Static friction adjusts itself so that its magnitude is equal to the magnitude of the applied force and its direction is opposite to that of the applied force. Hence static friction is a self adjusting force. ठीक है, तो इसको हम लोग self adjusting force कहते हैं, static force. Now laws of limiting friction. Following are the 4 laws of limiting friction. पहला law क्या कहता है? The magnitude of the force of limiting friction between the surface of two bodies in contact is directly proportional to normal reaction between them. F क्या है? Directly proportional to normal reaction. जितना ज्यादा नॉर्मल रिएक्शन होगा उतना ज्यादा फोर्स होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था अभी F इज इक्वल टू म्यू इनटू आर. तो F जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है. When body is heavy, normal reaction R is equal to mg increases. जितना ज्यादा वेट होगा उतना ज्यादा R का वैल्यू होगा. एक सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, नीचे फोर्स mg है, ऊपर फोर्स रिएक्शन फोर्स है, कहीं R देखोगे कहीं N देखोगे लिखा हुआ है.
तो ये जो r है ये mg के बराबर है, तो अगर वेट ज्यादा है तो रिएक्शन फोर्स भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यही चीज बोल रहा है, when a body is heavy normal reaction also increases, therefore f increases, friction force भी increase कर जाएगा। hence p is equal to f increases, that is more force is required to move a heavier body than to move a lighter body। तो heavier body को move कराने के लिए ज्यादा force चाहिए than to lighter body। The direction of force of limiting friction is always opposite to the direction in which one body is at verge of moving over the other. The force of limiting friction actually acts tangentially along the surface of contact of the two body। So जो limiting friction का जो direction है opposite to the direction in which the body is about to move, जो relative motion हो रहा है या फिर motion जिधर होने वाला है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और उसके अलावा ये जो इसका जो डायरेक्शन है फ्रिक्शन फोर्स का, दैट इज टेंजेंशियली अलोंग द सरफेस। मतलब कि अगर अगर हम लोग कुछ ऐसे बात कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट इस तरह से इसके ऊपर इस कर्व के ऊपर चढ़ता जा रहा है, तो इस पे जो फोर्स होगा ना फ्रिक्शन का इस पॉइंट पे, वो इसके टेंजेंट के अलोंग होगा। यहाँ पे जो होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो इसके टेंजेंट के अलावा। तो जो सरफेस कांटेक्ट में है ना, टेंजेंशियली उसके डायरेक्शन में लगता है। उसके अलावा थर्ड पॉइंट, द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अपरेंट एरिया ऑफ कांटेक्ट सो लॉन्ग एज नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कांटेक्ट रिमेन्स द सेम। तो जब तक n बराबर है दो सरफेस के बीच में, वो एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा। तो जैसे हमने बताया था कि सेम मास का दो ऑब्जेक्ट है, सेम मास का दो ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो n का वैल्यू है कॉन्टैक्ट फोर्स mg के बराबर, वो सेम होगा। बिकॉज वो सेम होगा, है ना, तो इसीलिए ये एरिया पे कॉन्टैक्ट एरिया पे डिपेंड नहीं करेगा हमारा लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। The force of limiting friction between any two surface in contact depends on the nature of material, क्या material use कर रहे हैं of the surface in contact, and their state of polish, कितना ज़्यादा polishing हो रखा है, nature of material क्या है, इन दो चीज़ पे, roughness और उसके nature of material पे depend करता है basically। Now coefficient of friction according to the first law of limiting friction, ठीक है, F is proportional to R। तो अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन को जब इक्वालिटी साइन से रिप्लेस करेंगे तो एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाएगा पिक्चर में, और उसको हम लोग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं, वेयर म्यू इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी एंड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। सो म्यू इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड बाय रिएक्शन फोर्स। भाई F इज इक्वल टू म्यू इंटू R है, तो म्यू का वैल्यू F अपॉन R हो जाएगा। म्यू मतलब M और U का मिक्सचर म्यू, ठीक है ना, ये कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है। तो तुमको ये एकदम अच्छे से याद कर लेना है भाई, F इज इक्वल टू म्यू इंटू रिएक्शन फोर्स R या N, जो भी लिखना चाहो, ये हमेशा इसको याद रखना है, क्योंकि सारे फोर्सेस में तुम देखोगे सारे क्वेश्चंस में हम यही फॉर्मूला लगा रहे हो। Now, coefficient of limiting friction between any two surfaces in contact is defined as the ratio of the force of limiting friction and normal reaction। भाई F is equal to, जब हम mu n लिख रहे हैं तो mu is equal to F by n हो गया, right? F by n मतलब ratio of force of limiting friction and normal reaction, मतलब force of limiting friction by normal reaction is mu। वैल्यू ऑफ म्यू डिपेंड्स ऑन, म्यू क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, है ना, कि ड्राई है या वेट है, रफ है या स्मूथ है, पॉलिश्ड है या नॉन पॉलिश्ड है। तो ये सरफेस जो कॉन्टैक्ट में है उनके नेचर पे डिपेंड करेगा। मटेरियल ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट, भाई दो आयरन का ऑब्जेक्ट है, वुड का ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट है, उस मटेरियल पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा है टेम्परेचर ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। तो जो म्यू का वैल्यू है तीन चीज पे डिपेंड कर रहा है, नेचर ऑफ द सरफेस, मटेरियल ऑफ द सरफेस एंड टेम्परेचर ऑफ द सरफेस, ठीक। सो व्हेन अ बॉडी इज एक्चुअली मूविंग ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी वी रिप्लेस F by Fk
द काइनेटिक फ्रिक्शन एंड म्यू बाय म्यू के। तो भाई जब हम लोग एक ऑब्जेक्ट मूव करने लगा ना, तो हम लोग उसको म्यू को म्यू के लिख लेते हैं। तो म्यू के इज इक्वल टू coefficient of kinetic friction is equal to kinetic friction by normal reaction. So mu k is then called coefficient of kinetic or dynamic friction. हमें पता है कि जो फ्रिक्शन काइनेटिक फ्रिक्शन है दैट इज ऑलवेज लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन. Kinetic friction is less than limiting friction, where mu k is always less than mu. Again, the coefficient of kinetic friction is less than coefficient of limiting friction. So before going further, कुछ questions हम लोग करेंगे, ठीक है? Just give me 2 seconds. I'll just add those questions. हाँ जी बच्चों. So अगर हम इस क्वेश्चन को देखें, सो अ ब्लॉक ऑफ मास m इज इक्वल टू 10 kg. इस जो ब्लॉक है इसका मास 10 kg है. इज प्लेस्ड एट रेस्ट ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस एज शोन इन फिगर. द coefficient of friction on a horizontal surface, coefficient of friction between the block and the surface is 0.3. तो ये देखो स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस दे रखा है, coefficient of static friction is 0.3 एंड यहाँ पे म्यू एस 0.3 म्यू के होना चाहिए, गलत दिया हुआ है. coefficient of kinetic friction is equal to 0.25. देख रहे हो coefficient of kinetic friction is slightly less than coefficient of static friction. कहीं पे भी क्वेश्चन में ये नोटिस करोगे तुम रियल लाइफ सिनेरियो में. सो इट इज पुल्ड विद अ हॉरिजॉन्टल फोर्स F. हम लोग एक फोर्स F से इसको पुल कर रहे हैं. फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फ्रिक्शन if F is equal to 20 न्यूटन and F is equal to 40 न्यूटन. पहला केस, जब हम लोग इसको 20 न्यूटन से पुल कर रहे होते हैं तो उस समय पहले हम लोग जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो निकालते हैं. सो लिमिटिंग फ्रिक्शन का जो वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन,
So maximum value of friction is equal to mu s into n होगा. अब ये जो ब्लॉक है, नीचे फोर्स mg लगा रहा है, ऊपर फोर्स नॉर्मल रिएक्शन. भाई जितने फोर्स से ये नीचे इसको पुश करेगा उतना ही फोर्स से ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा. तो यही है एक्शन और रिएक्शन फोर्स. ये एक्शन फोर्स हो गया, ये रिएक्शन फोर्स हो गया. तो भाई ग्राउंड के तरफ फोर्स लग रहा है mg और ग्राउंड जो इस पे फोर्स लगा रहा है वो n हो गया. तो mg इज इक्वल टू n हो गया. तो n का जो वैल्यू है, मास है 10 kg, g का वैल्यू भी 10 ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 100 न्यूटन हो गया. तो वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एस इंटू एन. म्यू एस का वैल्यू है 0.3 इंटू 100 कर दोगे, ये हो गया 30 न्यूटन. तुम जो फोर्स लगा रहे हो वो लगा रहे हो 20 न्यूटन. तो बिकॉज ये फ्रिक्शन फोर्स सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है, तो बिकॉज जितना फोर्स हम लगा रहे हैं उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा. ठीक है. नाउ सिंस applied force is less than the maximum friction, since applied force is less than the maximum friction, hence static friction Fs here will be equal to 20 Newton only. जितना तुम फोर्स लगा रहे हो, भाई रिएक्शन फोर्स कैन नेवर बी ग्रेटर देन, है ना. सो रिएक्शन फोर्स इज नेवर ग्रेटर देन द एक्शन फोर्स. और यहाँ पे बिकॉज एक्शन फोर्स 20 न्यूटन है, तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा वो 20 न्यूटन लगेगा. सो स्टैटिक फ्रिक्शन इन दिस केस इज इक्वल टू 20 न्यूटन. अब सेकेंड केस लेते हैं. अप्लाइड फोर्स अब यहाँ पे 40 न्यूटन. ठीक है. अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू 40 न्यूटन. हमारा जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 न्यूटन लग सकता है. तो अब बिकॉज मैक्सिमम फ्रिक्शन 30 न्यूटन लिख सकता है और अप्लाइड फोर्स ज्यादा है, सिंस अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन the limiting friction, hence the object will move. है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, मूव करने लगेगा. ऑब्जेक्ट विल मूव, इसका मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन हो गया. n का वैल्यू 100 है, म्यू के का वैल्यू 0.25 है. 0.25 इंटू 100 25 न्यूटन हो गया. तो इस केस में काइनेटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू 25 न्यूटन. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो देखो यहाँ पे ना हम लोग हमेशा पहले तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि ये लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू क्या अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है कम है. अगर अप्लाइड फोर्स से ज्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू, उस समय स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा जितना कि अप्लाइड फोर्स. अगर अप्लाइड फोर्स से जो लिमिटिंग फ्रिक्शन वो अप्लाइड फोर्स से कम होगा तो उस समय ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होगा. मूव कर रहा हो तो उस समय काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा. काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन कफिशिएंट को यूज करके, कफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.25 यूज करके हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू निकालते हैं, म्यू के इंटू एन करके. तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है आप लोगों को. ये नहीं कि बस फ्रिक्शन फोर्स है तो म्यू इंटू एन लगा दिया, हमेशा म्यू एन नहीं लगेगा. डिपेंड करेगा कि अप्लाइड फोर्स कितना है. क्योंकि अगर म्यू एन करके देखोगे तो देखो 30 न्यूटन आ रहा है और अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन ही है, तो फ्रिक्शन फोर्स कभी भी हमारा अप्लाइड फोर्स से ज्यादा नहीं हो सकता है. इसीलिए वो हम लोग को ध्यान से कंपेयर करना होगा उसको. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं.
In the figure, the block rests on a horizontal surface and weighs 20 न्यूटन. इसका वेट जो है 20 न्यूटन है इस ब्लॉक का. ठीक है, पूरी बॉडी डायग्राम बनाएंगे. ब्लॉक रेस्ट कर रहा है हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, इसका वेट नीचे की तरफ W इज इक्वल टू 20 न्यूटन. इफ देर इज नो अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, मान लो एक्सटर्नल फोर्स जो है कुछ भी नहीं लग रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. ठीक है, फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ब्लॉक ऑन द टेबल. तो ब्लॉक टेबल पे क्या फोर्स लगा रहा है, जो वेट है उसके बराबर, राइट. तो ब्लॉक जो फोर्स लगा रहा है दैट इज इक्वल टू द वेट. इफ अ हॉरिजॉन्टल फोर्स, फर्स्ट पार्ट, force exerted by block on the table is equal to 20 Newton. Second part कह रहा है if a horizontal force F is applied and this force is increased to 8 Newton. कहाँ तक गया ये? 8 Newton तक. Before the block starts its motion along horizontal surface, a force of 7 Newton can maintain the block in uniform motion even once it has been set in motion. मतलब मोशन स्टार्ट करने के लिए तुमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? 8 न्यूटन. और जब मोशन होने लगा तो मेंटेन करने के लिए कितना फोर्स चाहिए? 7 न्यूटन. मतलब फ्रिक्शन जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है वो 8 न्यूटन हो गया और काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो 7 न्यूटन के बराबर हो गया. अब कह रहा फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन. FL इज 8 न्यूटन, मतलब म्यू इंटू 8 न्यूटन क्या है? म्यू एस, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, इंटू वेट, म्यू एस इंटू एन हो गया. यहाँ वेट है, ये एन है. एन जो नॉर्मल रिएक्शन है ये 20 न्यूटन के बराबर हो गया. सो म्यू एस इंटू एन मतलब म्यू एस इंटू 20 इज इक्वल टू 8 हो गया. तो इससे हमको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस का वैल्यू निकल जाएगा 8/20. 4 2 5, 4 5 0.4 हो. और एफ के इज 7 न्यूटन, मतलब म्यू के इंटू एन इज इक्वल टू 7. तो म्यू के का वैल्यू इज 7/n, n का वैल्यू 20 है. ठीक है, तो 0.7/2 मतलब 0.35. म्यू के का वैल्यू 0.35 हो गया और म्यू एस का वैल्यू 0.4 हो गया. थर्ड पार्ट में कह रहा है व्हाट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन व्हेन ए हॉरिजॉन्टल फोर्स ऑफ 4 न्यूटन इज अप्लाइड. तो अगर हॉरिजॉन्टल फोर्स 4 न्यूटन लगाओ, लिमिटिंग फ्रिक्शन 8 न्यूटन का है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मतलब ये स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा इस समय, विच इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स. Why? Since applied force is less than, जो applied force है that is less than limiting friction. भाई लिमिटिंग फ्रिक्शन से हमारा अप्लाइड फोर्स कम है, तो इसी वजह से ये जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है ये अप्लाई, सॉरी, जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर ही है, दैट इज 4 न्यूटन के बराबर है. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया सभी ने? अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड. डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन निकालना है. देखो फोर्स इधर लग रहा है, राइट, बट मोशन किधर हो रहा है? इधर हो रहा है. हम लोगों ने क्या बोला था? काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है? रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. तुम लिखोगे सिंस
kinetic friction opposes the relative motion between two surfaces in contact. Hence, so because kinetic friction oppose करता है relative motion between two surfaces in contact, velocity इधर हो रहा है, तो oppose किसको करेगा? इसको सर्फ इस डायरेक्शन में opposition होगा, तो friction इस डायरेक्शन में लगेगा, तो friction will be तो हमेशा ध्यान रखना, ऐसा नहीं कि भाई आंख बंद करके फोर्स इधर लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, नहीं, फ्रिक्शन किसको अपोज करेगा? रिलेटिव मोशन को अपोज करेगा। तो मोशन अगर राइट साइड में हो रहा है तो फ्रिक्शन लेफ्ट साइड में लगेगा। क्लियर है बच्चों? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ठीक, फोर्स बिकॉज Yes, sir. फोर्स इधर था F इज इक्वल टू 1 न्यूटन और स्पीड इधर है 5 मीटर पर सेकेंड, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑल द सर्फेसेस आर रफ, ड्रॉ द फ्रिक्शन फोर्स ऑन ए एंड बी। तुम ये देखो, इसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, इसका 10 मीटर पर सेकेंड, तो बी वाले का स्पीड ज्यादा है ए के रेस्पेक्ट में, तो बी ए के रेस्पेक्ट में आगे जाएगा। रिलेटिव मोशन ए के रेस्पेक्ट में क्या है? आगे के तरफ है। तो अगर हम लोग बी का फ्री बॉडी डायग्राम पहले बनाओ, तो बी का अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो यहाँ पे इसका मोशन इधर हो रहा है 20 मीटर पर सेकेंड, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में 20 मीटर पर सेकेंड, तो इसमें जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ग्राउंड के रिलेटिव पीछे की तरफ लगेगा F1। उसके अलावा अगर ऊपर वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में तुम बात करो, ऊपर वाला ब्लॉक मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड के रेस्पेक्ट में, नीचे 20 मीटर, तो नीचे वाला ऊपर के रेस्पेक्ट, ऊपर वाले के रेस्पेक्ट में नीचे वाला फिर से आगे ही मूव करेगा, है ना। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रेस्पेक्ट टू ए निकालोगे, रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है? वीबी माइनस वीए हो जाता है। वीबी है 20, वीए है 10, तो 20 माइनस 10 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। बी का ए के रेस्पेक्ट में आगे के तरफ ही वेलोसिटी है, इसीलिए बी और ए वाले सरफेस पे भी जो बी पे फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे के तरफ ही लगेगा। तो बी पे दो फ्रिक्शन लग रहा है, बी वाले ब्लॉक पे दोनों फ्रिक्शन पीछे के तरफ लग रहा है, ग्राउंड के वजह से भी पीछे के तरफ और ए के वजह से भी पीछे के तरफ। ये बी का हो गया। उसी तरह ए का अगर हम देखें, ए का बी के रेस्पेक्ट में मोशन देखो, ए जो है अगर तुम ऐसे निकालो वी ए विथ रेस्पेक्ट टू बी, ये क्या होगा? वी ए माइनस वी बी होगा। भाई वी ए का वैल्यू है 10 माइनस 20, मतलब माइनस 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब ए का बी के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग मोशन देखते हैं तो पीछे के तरफ मोशन है। हम लोगों ने देखा है ना भाई कि अगर हमारी ट्रेन धीरे चल रही है और बगल वाली ट्रेन तेजी से आगे से निकलेगी तो हमें लगेगा कि साइड में देखेंगे तो हमें लगेगा कि हम लोग पीछे की तरफ जा रहे हैं, उल्टे डायरेक्शन। कभी नोटिस करना तुम लोग। तो सेम चीज यहाँ पे है, जब ए है, ए को ऐसा लग रहा है कि बी इधर मूव कर रहा है, तो ए और बी के बीच में रिलेटिव मोशन जो है राइट के तरफ है, तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, राइट, ए पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे के तरफ फ्रिक्शन लगेगा। तो ए पे अगर हम लोग फ्रिक्शन फोर्स बनाते हैं तो ये भी पीछे के तरफ ही होगा, सॉरी आगे के तरफ होगा। ये मूव कर रहा है पीछे की तरफ, इस पे फ्रिक्शन आगे के तरफ होगा। तो ऐसे भी फ्रिक्शन पेयर में होता है, पेयर में एक्शन रिएक्शन पेयर है। बी पे अगर पीछे की तरफ लग रहा है, मतलब इस सरफेस पे अगर पीछे लग रहा है तो ए वाले सरफेस पे आगे की तरफ लगेगा, ठीक है। तो ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है ए पे आगे की तरफ।
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. तो ए और बी का पेयर का कभी भी देखोगे ना तो ये नोटिस करना कि एक पे अगर पीछे पे, बी पे अगर पीछे लग रहा है तो ए पे आगे की तरफ लगे, सेम फ्रिक्शन फोर्स, F2 सेम और F1 ये यहाँ पे इधर। हमेशा ध्यान रखना रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। ए का रिलेटिव मोशन बी के रेस्पेक्ट में नेगेटिव डायरेक्शन में है, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी नेगेटिव डायरेक्शन में, तो इसीलिए इस पे जो फ्रिक्शन है वो आगे की तरफ लगता है। ठीक है बच्चों, चलो हम लोग यहीं पे रुकेंगे आज, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना। ये सब मैं शेयर कर लूंगा आप लोग के साथ, फिर आप लोग इसको कर लीजिएगा। ओके।